नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेणु धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम इन्हीं विशेषताओं में एक विशेषता मानी जाती है मौलिक अधिकार, और इसी मौलिक प्रावधान के कारण भारत को पूरे विश्व में एक अच्छा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। सबसे पहली बात यह कि मौलिक अधिकार कहते किसे हैं, तो हमें इसके लिए दुनिया भर के इतिहास को या राजनीति को समझना होगा। सबसे पहले फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारों के साथ अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया। उसके बाद अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में भी हमें मानव अधिकार की झलक दिखाई देती है, और इन्हीं मानव अधिकारों की झलक के तौर पर भारत ने भी अपने संविधान में इन अधिकारों को मान्यता दी है। तो भारतीय संविधान में जिन अधिकारों को मान्यता दी गई है उन्हें ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो देखिए, अर्थ है इसका कि जो संविधान में वर्णित है वे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं, जिनको संविधान ने दर्जा दिया है। देखो बच्चों, कानूनी रूप से भी कई अधिकार है, लेकिन हमारे संविधान ने जिनको अपने आप में समाहित कर रखा है उन अधिकारों को हमने मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया है, क्योंकि मौलिक अधिकार ही मनुष्य के सर्वोत्तम विकास के लिए आवश्यक है। हमने मौलिक अधिकारों को संविधान में वर्णित क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या था बच्चों? पहला कारण था नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास को सुनिश्चित करना। अगर व्यक्ति का शारीरिक विकास करना है, मानसिक विकास करना है और नैतिक विकास करना है, तो उन्हें मौलिक अधिकार देने पड़ेंगे, तभी व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। दूसरा कारण था कि इन मौलिक अधिकारों में व्यक्ति को वो स्वतंत्रताएं और वो शर्तें दी गई है ताकि व्यक्ति क्या कर सके, एक अच्छा जीवन, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, बिना किसी बाहरी नियंत्रण के अपने आप को स्वतंत्र रखते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसके अलावा भी कई कारण थे कि हमने मौलिक अधिकारों को संविधान में दर्जा दिया। मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अल्पसंख्यक हमारे भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उन्हें भी अधिकार दिए गए हैं। उनके धर्म की भी मौलिक अधिकारों में सुरक्षा की गई है, वो अपने धर्म का प्रचार व प्रसार कर सके, इसके लिए भी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो हमारे मौलिक अधिकारों की ये भी एक विशेषता है कि ये हमारे अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र का आधार, देखो बच्चों, अगर किसी भी लोकतंत्र में लोगों को स्वतंत्रता और समानता नहीं दी गई है तो वो देश लोकतांत्रिक नहीं कहलाता है। और भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो लोकतंत्र का आधार माना जाता है, बुनियादी ढांचा माना जाता है भारतीय संविधान का, किसको? मौलिक अधिकारों को। इसके अलावा आचरण, नागरिकता, न्याय एवं निष्पक्ष क्रियाकलाप के जो है मानक समझा जाता है मौलिक अधिकारों को। इसके अलावा सभी समस्याओं का समाधान, जितनी भी समाज में सामाजिक समस्याएं हैं, धार्मिक समस्याएं हैं, सांस्कृतिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का निराकरण इन मौलिक अधिकारों में वर्णित किया गया है ताकि व्यक्ति हर समस्या का समाधान कर सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो आपने मौलिक अधिकारों के महत्व को इसके अंदर समझा। अब बात आती है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कितने हैं, हमने कहां से इसकी प्रेरणा ली, इनके बारे में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए बच्चों, मौलिक अधिकार हमने प्रेरणा ली यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने प्रेरणा ली, और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक अनुच्छेद जो है उसमें भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वैसे
मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों का वर्णन हमें अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 मिलता है। बाकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमें दिखाई देता है। उसके बाद है कि जब हमारा संविधान बना था, हमारा संविधान कब बना था बच्चों? 26 नवंबर 1949 को, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में भी चर्चा की थी। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया था, उस भारतीय संविधान में उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या थी बच्चों 7। तो आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर होगा 7। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आपका आंसर होगा बच्चों 6। क्यों? क्योंकि 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बनाया। क्या? कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे धारा 300A में जोड़ दिया। किस में जोड़ दिया गया? धारा 300A में कानूनी अधिकार के तौर पर इसको मान्यता दी गई और इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो आपका आंसर होगा 6। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो 6 है और इन 6 के नाम जो है, इसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपसे मौलिक अधिकारों के नाम भी पूछे जा सकते हैं बच्चों, तो ये 6 मौलिक अधिकार आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं, हमने अभी देखा भी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो देखिए बच्चों, अगर हम समानता के अधिकार की बात करें तो समानता के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक आपको किस अधिकार के बारे में मिलेगा? आपको स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा मिलेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख मिलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख मिलेगा। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार का उल्लेख आपको 29 और 30 में मिलेगा और 32 में आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में मिलेगा। तो इन अनुच्छेदों में आपके इन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा देखने को मिलेगी। अब इन 6 मौलिक अधिकारों के विस्तार में हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की हम अगर बात करें तो यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्र समानता की बात हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला है बच्चों विधि के समक्ष समानता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 14 और 14 से लेकर 18 तक आपको समानता के अधिकार का उल्लेख देखने को मिलेगा। तो पहला है आपका विधि के समक्ष समानता। अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे उच्च जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी के लिए कानून समान होगा। अगर वो न्यायालय की शरण में जाता है तो कानून सबके लिए समान होगा। कानून के समक्ष सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा और कानून के समक्ष समान सुरक्षा भी आपको मिलेगी। इसका अर्थ यही है विधि के समक्ष समानता, मतलब
कानून के सामने आपको समान माना जाएगा, चाहे आप उच्च जाति के हो, चाहे आप निम्न जाति के हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप बहुसंख्यक हो, चाहे आप अल्पसंख्यक हो, सभी को समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपके साथ किस धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर कोई भी व्यक्ति आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आपके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, ये आपका अधिकार है। उसके बाद आता है सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता। देखो बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है कि यहां पर बात आती है अवसर की समानता। योग्यता के आधार पर अवसर दिए जाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, तो कोई भी ग्रेजुएशन व्यक्ति, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है, तो वो ग्रेजुएशन जो उसकी योग्यता है उसके आधार पर ही उसे अवसर दिए जाएंगे। इसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सार्वजनिक स्थल पर जितनी भी नौकरियां हैं उनमें आपको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। हाँ, अगर कोई जाति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए विशेष रियायत दी जा सकती है। जैसे महिलाओं को भी विशेष वरीयता दी जाती है। इसके अलावा SC ST उनको भी हमने आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन अवसर की समानता का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद ये है मिलेगा आपको अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 फिर आता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है बच्चों छुआछूत का उन्मूलन। किसी भी सार्वजनिक स्नानागार, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक कोई भी अगर स्थान होता है, पूजा स्थल है, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता या आपको वहां पर प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसको सजा दी जाएगी। तो हमारे भारतीय संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, सबको समान व्यवहार दिलाने के लिए अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात अनुच्छेद 17 में की है। उसके बाद आता है उपाधियों की समाप्ति, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में आपको देखने को मिलेगा। आप सबको पता है कि ब्रिटिश राज में केसरे हिंद, राय बहादुर जैसी उपाधियों का प्रयोग किया गया। भारतीय संविधान के नेता जो निर्माता थे वो जानते थे कि इन पदवियों से समाज में समानता स्थापित नहीं हो पा रही है, असमान हो रहा है व्यवहार व्यक्तियों के साथ, तो उन्होंने इन पदवियों को समाप्त कर दिया। हाँ, ये जरूर कहा कि नागरिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो सम्मान है उनको प्राप्त कर सकता है, लेकिन उन सम्मानों का प्रयोग अपने लिए नहीं कर सकता है, अपने नाम के आगे नहीं कर सकता है। जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण ये सम्मान दिए जाते हैं सैनिक सेवा के क्षेत्र में, तो दिए जा सकते हैं, लेकिन इन सम्मानों का व्यक्ति अपने साथ प्रयोग नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया। तो आपने 5 प्रकार की समानताएं देखी कि विधि के समक्ष समान होना चाहिए, धर्म जाति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता मिलनी चाहिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन होना चाहिए और उपाधियों का अंत किया गया है। इन्हीं के साथ हम समानता के अधिकार को हमने समझा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के मौलिक अधिकार की, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता क्या है, इसके लिए कई विचारकों ने, कई राजनीतिज्ञों ने अपनी परिभाषा दी। सकारात्मक विचारक कहते हैं कि स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित ना करे। हमारे भारतीय संविधान में भी इसी बात को ध्यान में रखा गया है कि स्वतंत्रता
का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो। स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए ताकि दूसरे प्रकार के व्यक्तियों की स्वतंत्रता भी बाधित ना हो। इसीलिए इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है, इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है सार्वजनिक कल्याण लोक हित को देखते हुए। तो ये जो स्वतंत्रताएं हैं, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपकी पहली स्वतंत्रता है जो कि अनुच्छेद 19 में जिसका उल्लेख किया गया है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है और कहा गया है कि सबको बोलने का क्या है, अधिकार है। इसके अलावा भारतीय नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से सभा आयोजित करने का भी अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा वो संघ व संगठन भी बना सकता है, किसी भी स्थान पर जाकर के भ्रमण कर सकता है, व्यापार कर सकता है और किसी भी स्थान पर निवास कर सकता है। लेकिन बच्चों, अनुच्छेद 352 के तहत जब पूरे देश में आपातकाल की स्थिति होती है और राष्ट्रपति शासन होता है, उस समय ये अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इस मौलिक अधिकारों का अपने आप विलोपन हो जाता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है कि जो भी अपराधी है उसको भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जैसे कि मैं ये कहूं कि कोई भी अपराधी हो, एक ही अपराध के लिए उसे एक ही सजा मिलनी चाहिए और उस समय जो कानून हो उसी कानून के आधार पर उसको सजा मिलनी चाहिए। एक अपराध के लिए दोहरा दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी अपराधी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आता है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अगर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अब उसको एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त है। ये बात आती है अनुच्छेद किस में आती है? अनुच्छेद 21 में आती है। उसके बाद इस 21 में ही एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और उसमें मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ दिया गया। देखो बच्चों, मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार मूल संविधान में नहीं था। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ, इसमें शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया और नीति निर्देशक सिद्धांतों से हटा दिया गया और इसे मौलिक कर्तव्य के रूप में भी शामिल किया गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य है। और मौलिक अधिकारों में कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो एक मौलिक अधिकार है। ये बात आती है अनुच्छेद 21A में, इसको जोड़ा गया और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। उसके बाद आता है अनुच्छेद 22 में कहा गया है, अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना पड़ेगा। उसको ये कानूनी सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसको वकील करने का भी क्या है, अधिकार दिया गया है। इसके बाद आता है, आपने एक शब्द सुना होगा बच्चों, निवारक नजरबंदी। निवारक बंदी बोल सकते हो, नजरबंदी बोल सकते हो। निवारक बंदी क्या होती है बच्चों कि मान लो कोई भी ऐसा आदतन अपराधी है, उसके बारे में हमें पहले से ही पता है कि ये अपराध कर सकता है, तो शक के आधार पर भी अगर विधि आयोग ने परमिशन दे रखी है
तो उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे 3 महीने तक बिना मोस्ट वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक नजरबंदी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कई बार सरकार गलत यूज करके व्यक्ति के अधिकारों पर कुठाराघात करती है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए निवारक नजरबंदी का प्रावधान होना भी जरूरी था, क्योंकि देश में आतंकवाद, तस्करी, अनेक ऐसी बुराइयां या कह सकते हो कि ऐसी चीजें आ गई है जिसके कारण निवारक नजरबंदी का होना भी आवश्यक है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखी। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपराधियों को संरक्षण, जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मनमानी गिरफ्तारी पर रोक से सुरक्षा का अधिकार। अब तीसरे अधिकार की बात करते हैं हम बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो बच्चों, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 23 में कहा गया है बंधुआ मजदूरी। आप सबको पता होना चाहिए, बंधुआ मजदूरी का मतलब है काम करने के बाद उसके बदले में न्यूनतम वेतन नहीं देना ही क्या कहलाता है, बंधुआ मजदूरी कहलाती है। तो इसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को उचित काम के लिए उचित वेतन मिलना भी आवश्यक है, ये हमारा अधिकार है। इसीलिए मजदूरी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जितनी हमने मेहनत की है। तो इस शोषण के विरुद्ध अधिकार में काम के बदले वेतन हमें मिले, इसका अधिकार हमें दिया गया है। इसके अलावा एक बात और आती है, मानव व्यापार निषेध। मनुष्य का व्यापार, क्रय और विक्रय जो होता है उस पर भी निषेध लगाया गया है। यह अनुच्छेद 23 कहता है इस बात को। और अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम पर रोक। किसी भी बच्चे को जो 14 साल से कम उम्र का है उसे किसी भी कारखाने, खदान में काम में नहीं लिया जा सकता, इस पर प्रतिबंध है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं और उस व्यक्ति को कानूनी सजा भी हो सकती है। तो शोषण अगर किसी का भी हो रहा है, चाहे बच्चा हो चाहे मनुष्य हो, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार उसकी सुरक्षा करता है। फिर आता है चौथा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म का प्रचार करने और संगठन बनाने का अधिकार देता है, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का अधिकार देता है, क्योंकि अल्पसंख्यक अपने व्यक्तित्व का विकास तभी कर सकते हैं जब उनकी संस्कृति अक्षुण्ण रहे। तो मैंने आपके मौलिक अधिकारों के महत्व में ही बताया था कि मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करते हैं। तो देखिए, चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपको देखने को मिलेगा। ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो और उसका प्रचार कर सकते हो। धर्म को, जैसे कि मैं बोलूं, किसी भी धर्म को या किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, आस्था रख सकता है, किसी भी पंथ पर चल सकता है, उसको रोकने का अधिकार दूसरे व्यक्ति को नहीं है। उसके बाद आता है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित क्रियाकलाप कर सकता है, जुलूस निकाल सकते हैं, अपने धर्म से संबंधित भजन कीर्तन कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, सारे क्रियाकलाप वो कर सकते, धार्मिक उत्सवों का आयोजन कर सकते हैं। उसके बाद आता है, किसी भी धार्मिक संस्थान को प्रतिस्थापित व प्रबंधन करने का अधिकार भी उसे दिया गया है। उसके बाद है, जो भी धार्मिक समूह होगा उसकी चल व अचल संपत्ति खरीदने का क्या होगा, उसको अधिकार होगा।
और इसके अलावा किसी भी बच्चे को किसी भी संस्थान में धार्मिक उपदेश लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो किसी भी धर्म को मान सकता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं कि राज्य से निर्देशित या प्रबंधित जो भी संस्थाएं हैं, जो भी सार्वजनिक शैक्षणिक धार्मिक संस्थान हैं, वहां पर धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति के धर्म की क्या करता है? सुरक्षा करता है। इसीलिए इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। अब पांचवा अधिकार आता है बच्चों, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक आपको देखने को मिलेगा। ये जो अधिकार है बच्चों, ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, उसकी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहता है। तो अल्पसंख्यक अपना शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उसको प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे बौद्ध शिक्षण समितियां होती है, जैनी लोग भी अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, मुस्लिम समुदाय भी अपनी शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है। उनकी शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति तथा भाषा के संरक्षण हेतु राज्य भी क्या करेगा? सहयोग प्रदान कर सकता है। मान लो मदरसे स्थापित किए जा रहे हैं, बौद्ध शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, तो राज्य उसमें सहायता प्रदान कर सकता है। तो इस पर भी किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। तो पांचवा अधिकार भी अल्पसंख्यकों की संस्कृति का, उनके शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो आपने 5 मौलिक अधिकार पढ़े। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इन पांचों अधिकारों को सुरक्षित प्रदान करने के लिए छठा अधिकार आपने के सामने आता है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार नाम से ही पता चलता है कि पांचों अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसीलिए संविधान के भाग 3 की आत्मा कहा जाता है इस छठे मौलिक अधिकार को, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा भी कहा है। तो देखिए, संविधान के भाग 3 की आत्मा कहा गया है और इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में आपको देखने को मिलेगा। संविधान के बाकी अधिकारों की रक्षा हेतु कानूनी उपचार। आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान के भाग 3 की आत्मा किस अधिकार को माना जाता है? तो आपका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पांचों अधिकारों की सुरक्षा कौन सा अधिकार करता है? तो आपका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद है कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने में कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है, क्योंकि इन 6 मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो हम शरण किसकी लेते हैं? उच्चतम न्यायालय की शरण लेते हैं, या उच्च न्यायालय में जा सकता है। मान लो 6 मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय एक आज्ञा पत्र जारी करता है, जिसके आधार पर आप कहता है कि आप इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो और आप इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। देखो बच्चों, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है वो भी रिट जारी कर सकता है, जिसे आज्ञा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको रिट प्रदान की है। रिट कौन कौन सी है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी रिट है अधिकार प्रच्छा, तीसरी है परमादेश, चौथी है प्रतिषेध और पांचवी है उत्प्रेषण। इन पांचों रिटों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के जो लोक सेवक हैं, सार्वजनिक पदाधिकारी हैं,
उन सब पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। देखो बच्चों, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो रिट जारी की जाती है उसे ही हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जानते हैं। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो रिट जारी करने का अधिकार किसको है? तो आपको पता होना चाहिए, रिट जारी उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी कर सकता है। दूसरा है बच्चों परमादेश। परमादेश का मतलब है कि कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी अगर अपने सार्वजनिक कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध जो आदेश या रिट जारी होती है उसे ही हम परमादेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का मतलब है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य कर रहे हो तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा जो रिट जारी की जाती है उसे अधिकार प्रच्छा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी मामले को रोकने के लिए जो आदेश जारी किया जाता है उसे ही हम प्रतिषेध के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है किसी भी मामले को उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा रोक करके अपने पास मंगवाने के लिए जो लेख जारी किया जाता है। उत्प्रेषण मतलब ऊपर की तरफ आप इस मामले को भेजें क्योंकि ये आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, या आप इस मामले को कहां पर भेजें, उच्च या उच्चतम न्यायालय में भेजें। इसके लिए जो आदेश जारी होता है उसे हम उत्प्रेषण के नाम से जानते हैं। तो पांचों रिटों के बारे में आपने पढ़ा, एक बार और देख लीजिए। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो जो लेख जारी होता है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश सार्वजनिक कर्तव्यों की अवहेलना करने पर लागू होता है। अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करने पर अधिकार प्रच्छा। किसी भी मामले को उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में रोकने के लिए जो आदेश जारी होता है या रिट जारी होती है उसे प्रतिषेध के नाम से जानते हैं। और किसी भी मामले को निम्न न्यायालय से ऊपर की न्यायालय में पहुंचाने के लिए या लाने के लिए जो लेख जारी होता है उसे उत्प्रेषण के नाम से जाना जाता है। तो आज आपने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की। अगले अध्याय में हम संवैधानिक कार्यपालिका के बारे में, आपातकाल के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो ये है, और मैंने बार बार आपको बताया भी है कि ये प्रश्न इनसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों में आपसे एक बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, उल्लेख कीजिए। आपसे हर एक की व्याख्या पूछी जा सकती है कि समानता का अधिकार क्या है या स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इस चैप्टर को समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।